हेलो फ्रेंड्स। आज के करंट अनप्लग बाय राजीव के एपिसोड में मैं भारत की राजनीति और जियोपॉलिटिक्स पे बात करूंगा। दोस्तों, भारत की राजनीति आज एक दिलचस्प मुहाने पे खड़ी है, एक दिलचस्प मोड़ पे खड़ी है। आप पूछेंगे कैसे? दोस्तों, एक तरफ विश्व की महाशक्तियां हैं, तो दूसरी तरफ इन घटनाओं में जो विगत एक हफ्तों में घटी है, या कह लीजिए पिछले 2-3 दिन में बढ़ी है, उसमें एक तरफ विश्व की महाशक्तियां हैं, तो दूसरी तरफ भारत में चलने वाले जो हैं थिंक टैंक्स हैं। एक तरफ जो है वो भारत के राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां हैं, तो दूसरी तरफ भारत के लोगों के आर्थिक हित हैं। आप पूछोगे ये पहेली क्या है? तो दोस्तों, आज मैं जरा ये खुल के विस्तार से आपको समझाता हूं। पहली बार भारत के इतिहास में, एटलीस्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के दो सबसे बड़े धन्ना सेठ जो हैं, वो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति, सामरिक और आर्थिक महाशक्ति अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डायरेक्ट फायरिंग लेन में है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जी की। मुकेश अंबानी जी के ऊपर में विगत 2-3 दिनों से काफी ज्यादा टिप्पणियां आ रही हैं। सोशल मीडिया पे उनको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनके ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को लेके, और जिस तरीके से उन्होंने ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स का एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बना दिया है और करंट ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को जो है एक नौकरी देने का जरिया बना दिया है, और जिस तरीके से इन्होंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को जो है वो अपनी लॉबिंग के लिए, अपने फायदे के लिए जो है एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना जो शुरू किया है, वो चीज जो है अब खुल के जनता के सामने आ रही है। मैंने कल भी इस पे एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। और मैंने 5-6 दिन पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि भारत में जो तेल सस्ता रशिया से आ रहा है, उसका फायदा आपको और मुझको नहीं मिल रहा, बल्कि सबसे बड़े बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो है वो है मुकेश अंबानी। और उसमें मैंने आपको सारे डाटा देके बताया था। एक छोटा सा डाटा मैं आज भी बताता हूं, बैक ऑफ द एनवेलप हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, इस देश में आज की डेट में 31 करोड़ टोटल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर रजिस्टर्ड है। 26 करोड़ 2 व्हीलर है और 5 करोड़ 4 व्हीलर है। मोटा मोटी समझ लीजिए कि हर महीने 20 लीटर एक गाड़ी पेट्रोल या डीजल कंज्यूम करती है। ठीक है, रशिया से ये जो चीप ऑयल रिलायंस खरीद रहा है या इंडियन ऑयल खरीद रहा है, बीपीसीएल खरीद रहा है, एचपीसीएल खरीद रहा है, यदि ये कॉस्ट हमको पास ऑन होता, कंज्यूमर्स को, आपको और मुझको पास ऑन होता, तो लगभग 15 रुपए गिरावट आती, ऐसा काफी सारे विशेषज्ञों का मानना है। तो आप ये समझ लीजिए, यदि 20 रुपए हर 20 लीटर यदि हर महीने एक गाड़ी इस्तेमाल कर रही है और 15 रुपए की गिरावट आती, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है 300 रुपए। यानी हर गाड़ी पे 300 रुपए की बचत होती एक महीने में, और 300 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी एक साल में 3600 रुपए हर गाड़ी पे जो है, 3500 रुपए आप पकड़ लीजिए, हर गाड़ी पे जो है बचत होती, सिर्फ पेट्रोल और डीजल यदि हमें सस्ते रेट में मिलता तो। अब इस 31 करोड़ को यदि आप 3500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 यानी 105, और फिर उसके बाद 17, हाँ, तो ये लगभग 110 से 115 यानी 1.1 लाख करोड़ से लेके 1.15 लाख करोड़ जो है, इतने की बचत होती। ये बैक ऑफ द एनवेलप मैंने तुरंत कैलकुलेशन किया, आप भी कर लीजिएगा। यानी 1.1 लाख करोड़ की जो है मोटा मोटी ये बचत होती, जो आपके और मेरे जेब में जाता, इस देश के कंज्यूमर्स की जेब में जाता, जो ये 31 करोड़ व्हीकल्स चला रहे हैं। पर आज ये किसकी जेब में गया? ये जेब में गया है मुकेश अंबानी जी के और भारत सरकार की जो रिफाइनरी कंपनीज है उसके जेब में। और इसीलिए स्कॉट बेसेंट जो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री जो है, उनका ये कहना है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है, उनका ये कहना है कि भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने $15 बिलियन जो है वो इंडिया में सस्ता, रशिया से सस्ता तेल लेके बाहर यूरोपियन यूनियन या वर्ल्ड में कहीं भी, या अपने देश इंडिया में महंगे प्रोडक्ट्स बेच के, रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेच के कमाया है।
तो मोटा मोटी 1,10,000 करोड़ तो मैंने काउंट कर लिया, जो बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल और रिलायंस, नायरा, इन सभी कंपनीज ने मिलकर कमाया होगा। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये हम रशिया से चीप ऑयल ले किसके बेनिफिट के ले रहे हैं? इससे मुझे और आपको तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। भारत क्या है? भारत तो मैं और आपसे बने हैं। अब लोग बोलेंगे कि आईओसी या एचपीसीएल या बीपीसीएल को जो बेनिफिट हो रहा है वो तो भारत सरकार की बैलेंस शीट में जा रहा है। तो दोस्तों भारत सरकार की बैलेंस शीट में यदि ये प्रॉफिट जा रहा है तो भारत सरकार कर क्या रही है? ये एक ऐसे पुल बना रही है जो 6 महीने में गिर जाते हैं। ये एक ऐसी रोड बना रही है जो एक बरसात में बह जाती है। ये ऐसी जगह पैसे खर्च कर रही है जहां लोगों को पैरासाइट बनाया जा रहा है, 5 केजी राशन हर महीने खिलाया जा रहा है। ये गृह लक्ष्मी योजना, तो दीदी योजना, तो कौन सा लाड़का भाऊ लाड़की बहना योजना, इन सब चीजों में पैसों को व्यर्थ कर रही है। ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या, आप बताइए कि किस तरीके का निर्माण कर रही है? हम अपने भविष्य में अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? तो ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्री की जो लॉबिंग हुई, जिसके कारण भारत रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है, अब इसका परिणाम, इसका फायदा तो हमें कुछ मिला नहीं। ये गया बैलेंस शीट में मुकेश अंबानी के और ये गया बैलेंस शीट में भारत सरकार के। भारत सरकार ने अपने लिए वोट खरीदे, यानी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये लुभावने योजनाएं देके, बजट के आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं 3.88 लाख करोड़ की सब्सिडीज में भारत सरकार ने खर्चा किया है। तो मेरे और आपकी जेब से जो पैसे निकल रहे हैं वो ये भारतीय जनता पार्टी रेवड़ियां बांटने में जो है वो खर्च कर रही है, और एक दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाती है कि आप रेवड़ियां बांट रहे हैं, और दूसरी जगह मुकेश अंबानी की बैलेंस शीट में ये फायदा दिख रहा है। मुझे और आपको तो कोई फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। और मजे की बात, अब सुनिए, फायदा तो हमें कुछ हुआ नहीं, नुकसान जरूर होगा, क्योंकि अमेरिका धमकी दे रहा है कि जो ये H1B वीजा, L1 वीजा, दुनिया भर के जितने तमाम अलग अलग टाइप के वीजा कैटेगरी हैं जिसमें हम इंडियंस या हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे या रोजगार के लिए अमेरिका में जाते थे, उसमें सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में भारी कटौती हो सकती है। दोस्तों ये अलग अलग टाइप के वीजाज में 15 लाख के आसपास जो है आज की डेट में इंडियन प्रोफेशनल्स वहां काम कर रहे हैं अमेरिका में, और स्पाउस के लिए भी मिलता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेने 30 लाख लोग हैं। तो ये 30 लाख लोगों के आप बेनिफिट के बदले 1 या 2 कॉर्पोरेट कंपनीज का बेनिफिट देख रहे हैं। ये इसका फायदा तो हमें कुछ हो नहीं रहा है, इसका नुकसान जरूर होने वाला है। और जो मैंने आपको कहा कि राजनीति दिलचस्प मुहाने पे खड़ी है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आरएसएस की रीढ़ की हड्डी, स्पाइन जो है वो है महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण लोग जो है वो इसके सबसे अहम पदों पे बैठे हुए हैं, और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिली में, अधिकतर फैमिली में एक बच्चा जो है वो अमेरिका में जॉब करता रहता है। मैं भी जिस एरिया में रहता हूं, नागपुर के लक्ष्मी नगर, इसमें हर तीसरा घर खाली है। या तो बूढ़े माँ बाप अकेले रह रहे हैं या घर पे ही ताला लगा हुआ है, बच्चा पता चला कि वो अमेरिका में जॉब कर रहा है। तो अमेरिका की इस धमकी से जो है अब ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण लोग जो है ये बड़े सतर्क हो गए हैं, ये परेशान हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि अब ये डायरेक्टली उनके एक तरीके से कह लीजिए कि हितों के ऊपर में प्रहार होने वाला है। और आरएसएस इस चीज से, यानी आरएसएस के जो नीचे के कार्यकर्ता है वो बड़े नाराज है, और वो जाहिर सी बात है कि उसका रिपरकशन ऊपर भी जाएगा। तो आने वाले दिनों में आरएसएस की ये सोच हो सकती है कि भाई मोदी को हमने बढ़ाया था पीएम पोस्ट पे कि वो हमारे आर्थिक हितों की रक्षा करे, हमारे हितों की रक्षा करें, हमारे सामाजिक हितों की रक्षा करें, पर यहां तो उल्टा ही हो रहा है। यहां पे तो हमारे आर्थिक हित जो है वो मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को ठीक से टैकल नहीं कर पाए। और मजे की बात सुनिए, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया है फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स का, और करंट ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो हैं इसमें नौकरियां पा रहे हैं, मंत्रियों के बच्चे इसमें नौकरियां पा रहे हैं। आप बताइए, 2 रॉ के चीफ और 1 आईबी का चीफ जो है, फॉर्मर चीफ जो है वो क्या कर रहे हैं रिलायंस के फंडेड इसमें फाउंडेशन में, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रॉ के 2 चीफ जिनके पास में अकूत दुनिया भर की नॉलेज है, जानकारी है, डाटा है,
वो क्या कर रहे हैं रिसर्च फाउंडेशन में? जाहिर सी बात है कि भाई उनको जो भी अच्छा खासा रेम्यूनरेशन मिल रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कितना मिल रहा है, क्या उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पर ये यदि वहां पे है तो हम तो ये कतई मान नहीं सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री को या मुकेश अंबानी जी को उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बेनिफिट ना हो रहा। ध्रुव जयशंकर, जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री उनके बेटे हैं, वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अमेरिकन चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों मजे की बात, हंसने वाली बात यह है कि रशिया से कच्चा तेल कम दामों पे खरीदा जाए और रिलायंस को फायदा हो, इसकी तो अच्छी खासी इन्होंने लॉबिंग कर ली, पर ये जॉय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में उनको मना लिया, पर किसी भी तरीके से ध्रुव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरी तरीके से विफल होते हुए नजर आए हैं। वो पूरी तरीके से जो है उनकी विफलता नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने भारत के ऊपर में पेनल्टी लगा दी और बड़े कड़े शब्दों में अब अमेरिका भारत की निंदा कर रहा है और वीजा तक कम करने की बात कर रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप इंडिया के अंदर में तो लॉबिंग कर ले रहे हो, इंडिया के अंदर में नीतियां बनवा ले रहे हो जो रिलायंस को फायदा दे, बट भारत के बाहर ऐसी कोई नीति नहीं बनवा पा रहे हो जिससे देश के लोगों को फायदा हो। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का क्या मतलब, ये किसके फायदे के लिए काम कर रहा है? ये मेरे और आपके फायदे में तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि अमेरिका जो है वीजा में कटौती करे या डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को बोले कि इंडियंस को नौकरी मत दो, इंडिया की रीढ़ की हड्डी आईटी इंडस्ट्री, अगर आईटी इंडस्ट्री बैठ गई तो ये कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो इतने बच्चे निकल रहे हैं इनको नौकरियां कहां मिलेगी? तो मेरे और आपके आर्थिक हितों पे तो कुठाराघात हो रहा है। हम लोग तो हर तरफ से फंस गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि भैया ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन किसके लिए काम कर रहा है? क्या ये एस जयशंकर किसके लिए काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी घोर निंदा की बात तो ये है कि ये जितने अहम टॉप पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, इनके बच्चे विदेश में क्या करते हैं भाई? आपने तो अपने बच्चों को विदेश में गिरवी रख दिया है। कल को आपके बच्चे को वहां की सरकार जो है वो उनका बाह मरोड़ेगी और यहां आपकी चीख निकलेगी। ये जो विदेशों में आपके बच्चे बैठे हुए हैं, इससे इंडिया के प्रति पॉलिसी बनाने में हम कैसे माने कि आप वफादारी बरतेंगे? आपके बच्चे इंडिया के बाहर जा क्यों रहे हैं? और यदि जा रहे हैं तो आप अपने पदों से इस्तीफा दीजिए। आप तो अपने पदों पे बैठे हैं, आप भी मलाई खाएंगे भारत के अंदर, आपके बच्चे मलाई खाएंगे आपके कारण भारत के बाहर। ये क्या बात हुई? और किसी भी टाइम में जो है आप लोगों को यूज करके, मिस यूज करके जो है हमारे जैसे इंडिया के जो जनता है उनके खिलाफ पॉलिसीज बना दी जाएगी। जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि ये जो कच्चा तेल सस्ते में रशिया से आया, इसका फायदा आपको और मुझको मिला नहीं, और इसी कारण से भारत की कंजम्पशन जो है दिन पे दिन नीचे गिरती जा रही है। कंजम्पशन की बुरी स्थिति हो रखी है। इसका रिफ्लेक्शन जो है आपको सारी एफएमसीजी बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट में नजर आएगा, टू व्हीलर्स की सेल में नजर आएगा। जो आए दिनचर्या की जो चीजें हैं उन सारी चीजों की बिक्रियों में भारी गिरावट हमें नजर आ रही है या एक स्टैग्नेंसी पे आ गई है। तो ये क्यों है? क्योंकि इंडिया का कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है। इंडिया का क्रेडिट ऑफटेक लास्ट ईयर इसी टाइम में 17% था, आज 9% है। इंडिया का WPI इंडेक्स आया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो पिछले महीने भी नेगेटिव था, इस महीने भी नेगेटिव है। तो दोस्तों ये बुरी स्थिति में हम कैसे फंसे हैं? इसका कारण ये है कि भारत में जो आज की डेट में नियम कानून बन रहे हैं, ये नियम कानून बड़े बड़े धन्ना सेठों को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। अब मुकेश अंबानी की देखा देखी में गौतम अडानी जी, इन्होंने हिंडनबर्ग आया 2023 जनवरी में, 2024 जून में इन्होंने देखा कि भाई मेरी तो बहुत फजीहत हो रही है, तो इन्होंने बनाया चिंतन फाउंडेशन। अब यहां 1990 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन बनाया था मुकेश अंबानी ने, ठीक है, और इन्होंने बनाया था अमेरिका के ही मॉडल को लेके। 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, उदारीकरण की नीति आई थी। उससे ठीक एक साल पहले धीरूभाई अंबानी ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन बनाया। और किसकी तर्ज पे बनाया? अमेरिका में जो रिसर्च फाउंडेशन चलते हैं, थिंक टैंक्स चलते हैं, उनके बेसिस पे बनाए। मैं आपको कुछ थिंक टैंक्स के नाम बताता हूं जो और किस साल में वो बने थे, ताकि आपको एक चीज समझ में आए। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन ये 1916 में बना था। रैंड कॉर्पोरेशन ये 1948 में बना था। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट
ये 1938 में बना था। काटू इंस्टीट्यूट जो एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माना जाता है, वो 1977 में बना था। और पीटरसन पीटरसन इंस्टीट्यूट, पीडी पीटरसन, जो सिटी बैंक के एक टाइम में को चेयरमैन भी थे और अमेरिका के वो कॉमर्स सेक्रेटरी भी रहे, बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। 1973 में जेराल्ड फोर्ड के कैबिनेट में वो ये थे, कॉमर्स सेक्रेटरी थे, और उसके पहले सिटी बैंक के ये को चेयरमैन थे। तो पीडी पीटरसन इंस्टीट्यूट जो है वो भी 1981 में बना है। तो यहाँ अमेरिका में एक तरीका था कि भाई मतलब ये जितने भी आपको लॉबिंग करनी है, आप लॉबिंग ये थिंक टैंक्स के भरोसे करते थे, आप डायरेक्टली जाके नहीं करते थे। अब धीरू भाई अंबानी ने वहीं से आइडिया चुराया, इंडिया में बनाया ऑब्जर्वर फाउंडेशन, और बड़ी सफलता से ऑब्जर्वर फाउंडेशन ना जाने कितने सालों से भारत की नीतियों को जो है अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के अपने पक्ष में, रिलायंस इंडस्ट्री के पक्ष में लेके आ रहा है। हमें इसकी जानकारी नहीं है, बट अवश्य हो रहा होगा, क्योंकि इतने पुराने पुराने ब्यूरोक्रेट्स जाके रिटायरमेंट के बाद वहां बैठ रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि भाई वो क्यों जा रहे हैं वहां पे। और अगर जा रहे हैं तो फ्री में तो नहीं मुकेश अंबानी जी या धीरू भाई अंबानी जी उनको बुलाएंगे, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद रहा होगा। दूसरी बात, उनकी देखा देखी में अब गौतम अदानी जी भी उतर गए। अब इन लोगों का ना केवल बिजनेस राइवलरी है, बल्कि अब लॉबिंग में भी राइवलरी हो गई है। अब इन्होंने बनाया 2024 जून में चिंतन फाउंडेशन, गौतम अदानी जी ने, और उन चिंतन फाउंडेशन के सब जो कार्यकर्ता, मतलब आप समझ लीजिए कि सब जो कार्यभार देख रहे हैं, वो हमारे पुराने शेरपा जी यानी अमिताभ कांत जी, वो जाके बैठे हैं चिंतन फाउंडेशन में। तो अब ये जितने बड़े बड़े इंडिया के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लॉबिंग कर रहे हैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए, तो मेरी और आपकी बात कौन करेगा भाई? जैसे मैंने आपको बताया 1,10,000 करोड़ का नुकसान हो गया मुझे और आपको एक साल में, क्योंकि हमें कच्चा तेल नहीं मिला सस्ते में, पेट्रोल और डीजल सस्ते में नहीं मिला, जबकि इन कंपनीज को मिला कच्चा तेल सस्ते में। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। और इस बात पे मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझा के बताया, कैलकुलेट करके बताया, ऐसा तो भाई कोई न्यूज़पेपर नहीं लिख रहा, कोई विपक्षी पार्टी के लीडर को बोलते हुए मैंने नहीं सुना। जो भी हो रहा है वो सोशल मीडिया पे हो रहा है। आप बोलोगे कि भाई अगर ये फाउंडेशंस, थिंक टैंक्स पहले से ये काम कर रहे थे कि नीतियों को तोड़ मरोड़ रहे थे, तो इतनी ज्यादा भर्त्सना पहले क्यों नहीं हुई जो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री की या गौतम अदानी और चिंतन फाउंडेशन की ओर गए? उसका कारण ये है कि अब सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। मेरे जैसे पत्रकार जो है सोशल मीडिया पे बहुत मुखर हैं, एक्टिव हैं। कब तक रह पाएंगे मुझे नहीं मालूम, पर आज की डेट में जब तक एक्टिव हैं तब तक हम लोग ये बोल रहे हैं। सवाल दोस्तों ये उठता है, सोचने वाली बात ये है कि गौतम अदानी को वारंट हमारी भारत सरकार दे नहीं पाती है। एसईसी जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है अमेरिका का, वो बोलता है कि हमने भारत सरकार को जो है वारंट दे दिया है। अब ये पता नहीं गौतम अदानी को इन्होंने सर्व किया कि नहीं किया, हमें नहीं मालूम। ये गौतम अदानी आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर में आए दिन जो है लेक्चर देते हुए नजर आ रहे हैं, पर ये गौतम अदानी को भारत सरकार ढूंढ के वारंट नहीं दे पा रही है। और इसकी इस गुस्से का खामियाजा आपको और मुझको भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका देख रहा है कि भारत में किस तरीके से जो है शासन चलाया जा रहा है कुछ कॉरपोरेट खानदान के पक्ष में। ये वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जो बोलता था कि मैं ना खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। ये वो व्यक्ति है जो बोलता था कि मैं भ्रष्टाचार को जो है जड़ से मिटा दूंगा। ये वो व्यक्ति है जो बोलता था कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस जो है उसको मैं देश से हटा दूंगा। ये वो व्यक्ति है जो बोलता था कि आप मुझे जिस चौराहे पे बुलाओगे और जो सजा देना चाहोगे वो सजा लेने के लिए मैं तैयार हूं, यदि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो है सफलता भारत को नहीं मिली तो। हमने देखा लाखों उद्योग धंधे जो है वो उजड़ गए डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के कारण। तो दोस्तों अब ये समय आ गया है कि आप लोग सवाल पूछें। आप लोग सवाल ये पूछें कि भाई भारत की बैलेंस शीट या मुकेश अंबानी की बैलेंस शीट की आप बात करके भारत पे शासन नहीं कर सकते हैं। आपको हमारे बारे में सोचना होगा। ये यदि रशिया से तेल सस्ता आ रहा है तो आप लाडली बहना लाडला भाव जैसी योजनाओं में पैसे नहीं खर्च करोगे। ये 3.88 लाख करोड़ की जो आप सब्सिडी दे रहे हो, वो सब्सिडी आप डायरेक्टली कंज्यूमर हमको पास ऑन करो ना, सस्ते तेल और सस्ता पेट्रोल ये करके।
ये मुकेश अंबानी अपने 2,500 पेट्रोल पंप के थ्रू अपनी जेब में क्यों डालें, या आप भारत सरकार आप अपनी जेब में आईओसी या एचपीसीएल से डिविडेंड लेके आप क्यों अपनी जेब में डालो? ये मेरे समझ में नहीं आता। भारत की जनता को, हमको, मुझको, आपको, मिडिल क्लास को ये डायरेक्टली क्यों नहीं उसका बेनिफिट मिलने दे रहे हैं? दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि ये जितने फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको आप लोग नेम और शेम कीजिए सोशल मीडिया पे कि ये लोग किसके हितों के लिए जो है ये थिंक टैंक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी रिसर्च पॉलिसीज की स्टडीज हो रही है? ये रिसर्च पॉलिसीज की जो स्टडी है ये किस तरीके से भारत के हितों की बात कर रही है? भारत जो है कोई नदी नाले पहाड़ नहीं है। भारत मैं और आपसे बने। यदि हम आम जनता को कोई फायदा नहीं मिलता है तो इस तरीके के रिसर्च का कोई अर्थ नहीं है, इस तरीके के थिंक टैंक का कोई अर्थ नहीं है। इस तरीके के रिसर्च फाउंडेशन को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठा के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये लॉबिंग का काम कर रहे हैं। ये आपके और मेरे हितों के लिए नहीं सोच रहे, नहीं बात कर रहे। और ये वक्त है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने आप को राष्ट्रीयता का और नेशनलिटी का सबसे बड़ा पुरोधा मानता है, जो अपने आप को सबसे बड़ा नेशनलिटी का आइकन और सिंबल मानता है, इसके लोग अब ये सवाल उठाना शुरू करें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है क्या ये नीतियां भारत के मिडिल क्लास के फायदे के लिए बना रहे हैं कि कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए बना रहे हैं? आरएसएस को ये याद रखना होगा कि यदि अगर उन्होंने अभी हस्तक्षेप नहीं किया तो ना पार्टी रहेगी, ना सरकार रहेगी, ना आरएसएस खुद रहेगी। एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, ये पूरा सिद्धांत लागू होता है। आप तब तक अपने आप को नेशनलिस्टिक नहीं करार दे सकते हो जब तक आप इस देश की जनता के हितों में काम ना करो। आपका काम कॉर्पोरेट लॉबिंग और कॉर्पोरेट्स के लिए बात करना नहीं है, ना ऐसे नेता को सपोर्ट करना है जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से, अच्छा दूसरी चीज और जाने के पहले, अब ये शुरू हो गया कि चाइना का बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। आप लोग ये समझ लीजिए दोस्तों कि अमेरिका से तो भी हमें कुछ फायदा था। अमेरिका के साथ में इंडिया का ट्रेड सरप्लस $40 बिलियन प्लस था। मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें सारे डाटा जो है मैंने दिए थे, ठीक है, अमेरिका के साथ में ट्रेड रिलेटेड। चाइना के साथ में तो बुरी स्थिति है। भारत चाइना का उपनिवेश बन गया है। भारत का आप समझिए ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ में $99.2 बिलियन, $99 बिलियन, यानी लगभग $100 बिलियन आप पकड़ लीजिए, पिछले साल था। चाइना अपने माल भारत में डंप कर रहा, बेच रहा है। अमेरिका को तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको डॉलर अर्निंग हो रही है, पर चाइना से हमें क्या फायदा होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरे विश्व की जो जननी है फंडिंग की, डॉलर, वो अमेरिका में निर्मित होती है। अमेरिका से ही जितने कॉर्पोरेट्स हैं, अडानी हो या अंबानी हो, इनको पैसे की जरूरत रहती है तो वो फेसबुक के पास में भागते हैं, वो अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में भागते हैं पैसे के लिए। उनको डॉलर चाहिए। तो चाइना से हमको क्या लाभ होगा? पर तो भी चाइना के लिए अब लॉबिंग की जा रही है, बोला जा रहा है कि भारत और चाइना अब एक महाशक्ति बनेंगे। हम एक ऐसे देश पे कैसे विश्वास कर लें जो डोकलाम जैसी घटना जो है उसको अंजाम देता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का समर्थन करता है? हम कैसे मान लें कि चाइना हमारा सपोर्ट करेगा? दोस्तों चाइना की फिर बात क्यों आ रही है, इस बात को ध्यान से आप सुनिए। चाइना की इसलिए बात आ रही है, चाइना सपोर्ट में इसलिए बात की जा रही है क्योंकि गौतम अडानी सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं इंडिया का, जितना ज्यादा चाइना के साथ में ट्रेड होता है उसका। क्योंकि जो भी चाइना से इंपोर्ट होके माल आता है वो इनके ही पोर्ट्स में उतरता है, और अडानी पोर्ट जो है वो पूरे अडानी ग्रुप की रीढ़ की हड्डी है। अडानी ग्रुप को जो मेन फंडिंग आ रही है, पैसे आ रहे हैं, अच्छा प्रॉफिटेबल जो वेंचर है वो अडानी पोर्ट्स का ही है। और अडानी पोर्ट्स की लबालब अर्निंग तभी तक चलेगी जब तक चाइना के साथ में हमारा ट्रेड अच्छा चलेगा। पर चाइना को क्या हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। चाइना से लास्ट ईयर जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, आयात किया था, वो था $113.46 बिलियन, और जो हमने हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो था $99 बिलियन। यानी आप समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में लगभग $100 बिलियन का दोनों को मिला लें तो भारत कम से कम $100 बिलियन पीछे है। यही अमेरिका को देखें तो हम $40 बिलियन आगे ट्रेड सरप्लस में। तो अब ये जो एक
पासा फेंका जा रहा है कि भारत चाइना भाई भाई। अरे नरेंद्र मोदी सरकार जिसने हमारे जैसे लोगों को, जो विद्वत लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको जो है अर्बन नक्सल्स का नाम दे दिया है। ये अर्बन नक्सल क्या होता है भाई? अर्बन नक्सल का नाम दिया है। अब ये वही साम्यवादी देश के साथ में हाथ मिलाने जा रहे हैं जिस साम्यवादी विचारधारा का आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सदैव से विरोध करता है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी विदेश नीति जा कहां रही है, करना क्या चाह रहे हैं हम लोग। चाइना के जो साम्यवादी, सबसे बड़ा साम्यवादी देश आज की डेट में, उस चाइना के साथ में ऐसी पार्टी हाथ मिलाने जा रही है जिसकी नींव ही है कम्युनिज्म का विरोध करना, जो कम्युनिज्म विरोध पे ही पनपी है, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये एनालिसिस आपको कोई पॉलिटिकल जो है आज की डेट में नहीं बता रहा है विशेषज्ञ। मुझे शायद ये बात पहले बोलनी चाहिए थी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं। पर अहम बात जो है वो ये है कि ये कितना हॉलो, कितनी खोखली विदेश नीति है कि जो इंटेलेक्चुअल्स जो इंडिया के अंदर में बोलते थे, इनको कम्युनिस्ट बोल के जो है जेलों में ठूस दिया गया, इनको अर्बन नक्सल्स बोल के जेलों में ठूस दिया गया, जिनकी नौकरियों को जो है नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया। वही साम्यवादी सोच वाले लोगों को अब जो है आप उसके जो सबसे बड़े इंस्पिरेशन यानी चाइना के साथ में हाथ मिलाने जा रहे हैं। ये क्या, मुझे कहां तक ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगी, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। मैं इसी पे समाप्त करना चाहूंगा। आप लोग भी जरा सोचें इस विषय के ऊपर में और शेयर करें वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। और जैसे मैं लास्ट में हर बार हर वीडियो में आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस पे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप संभव हो सके आप यदि योगदान देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हमको इस चैनल को और सशक्त बनाना है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स, बाय।